वही सुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। सुने होंगे सब, लेकिन सुनिएगा गौर से। कुछ चीजें पहले क्लियर कर दूं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की भाषा थोड़ा सा गंदी है। बोलने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा गंदा है। और क्योंकि ये हिमाचल है, आप लोगों की भाषा बहुत ही प्यारी है। कोई शब्द अगर मेरे मुंह से ऐसा निकलेगी जो आपको लगे भैया ने गलत बोल दिया, तो उससे पहले साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। बिल्कुल। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भक्ति की राह पर चलकर यहाँ के उस समाज के लिए जिसको कभी शूद्र बनाया गया, कभी अछूत बनाया गया, जिस समाज का हमेशा उत्पीड़न किया गया, उस समाज की जागृति के लिए काम किया, ऐसे तमाम संतों को नतमस्तक होता हूँ, नमन। अब 21वीं सदी में जन्मे वो महापुरुष जिन्होंने देश की महिलाओं के लिए, देश के अछूतों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा साहब, नारायण गुरु साहब, ऐसे वो तमाम नाम जो भारत में आज जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर सिर्फ हम उनको पढ़ लें, उनकी जीवनियां पढ़ लें, तो मैं लिखकर दावे से कहता हूं, उन बहुजन महापुरुषों को पढ़ लिया जाए तो आपका जीवन पूरा जीवन बदल जाएगा। आप तो उनके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, वो लोग जिन्होंने उनका सदियों से विरोध किया, जिन महापुरुषों का सदियों से विरोध किया, वो भी अगर उनको पढ़ लें तो वो उनके मुरीद हो जाएंगे। ऐसे तमाम महापुरुषों को नतमस्तक को नमन करें, क्योंकि ये भारत देश है। सन 1947 को भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ। हालांकि मैंने जब पढ़ता हूँ, अंग्रेजों को ये भी पता लगता है, ये जो सड़कें, ये जो आज पहाड़ों तक हम पहुंच जाते हैं, ये जो एक्ट बने हुए हैं, यहाँ की बहुत सारी योजनाएं अंग्रेजों ने दी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे देश को गुलाम करके रखा था 1947 में। 1947 से पहले गुलाम करके रखा था, और 1947 में देश के तथाकथित मनुवादी लोगों को आजादी मिली। लेकिन फिर भी उस आजादी के लिए लड़ने वाले जो अपना 100% देकर के भारत की जनता के लिए लड़े, भारत की जनता का मतलब है किसी एक वर्ग, एक वर्ण और एक व्यवस्था से नहीं, प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारत में निवास करता है, जो संविधान के तहत यहाँ का नागरिक, उसके लिए लड़े। ऐसे भी क्रांतिकारी साथी जैसे अशफाकुल्लाह खान साहब, जैसे शहीद आजम भगत सिंह साहब, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे करतार सिंह सराभा, ऐसे तमाम क्रांतिकारी साथियों कह रहा हूं, पहले समझ कर रखिएगा। वीर सावरकर मत समझ लीजिएगा, वो सावरकर जिसने अंग्रेजों की गुलामी की थी। जो लोग पढ़े लिखे होंगे समझिएगा, आरएसएस के लोगों के महापुरुष हैं। उस क्रांतिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, उस क्रांतिकारी की बात कर रहा हूं जिसने हकीकत में देश की जनता के लिए, देश के लिए लड़ने का काम किया। एम क्रांतिकारी साथियों, क्रांतिकारी सलूट और जय भीम करते, और साथ ही तिरस्कार भी करता हूं, क्योंकि जमी हिमाचल की है। और मुझे ये लगता है जब मैं पहाड़ों पर जाता हूं उत्तराखंड के, और आज पहली बार पहाड़ों पर आया हूं हिमाचल के, लेकिन जब पहाड़ों का विषय में पिछला इतिहास देखता हूं तो पहाड़ों पर सीधे और सज्जन लोग बसते हैं, बहुत सीधे सज्जन लोग बसते हैं। और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है उन सीधे सज्जन लोगों में 99% वो लोग होंगे जिनका सदियों से शोषण और उत्पीड़न है, वो लोग बिल्कुल नहीं होंगे। तो मैं उनका भी खंडन करता हूँ जिन्होंने देश की आजादी में अंग्रेजों की चाटुकारिता की, और आज भी वो चाटुकारिता के बल पर इस देश को बर्बाद किए जाते हैं। वीर सावरकर जैसे लोगों का मैं पूरी तरीके से सिरे से नकार करके खंडन करता हूं। अब मैं नमन करता हूं। अब जैसे मैं बोलूंगा तो जो साथी यहाँ के लोकल होंगे, यहाँ पर मंच पर होंगे, तो मैं पहले ही कह दिया भाई वहाँ के लोग थोड़ा भाषा अक्खड़ है, बुरी लग जाएगी। लेकिन जो मैं बोलूंगा मुझे लग रहा है तालियां ना निकले आने वाले समय में। जब मैं बोलूंगा, पूछूंगा, सवाल पूछूंगा तो तालियां नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार जो है ना हमें नहीं दिए अकेले। बाबा साहब ने अधिकार उस प्रत्येक व्यक्ति को दिए जो इस पहाड़ की चोटी पर भी निवास करता होगा ना, लास्ट गांव जिसका होगा, बाबा साहब ने अधिकार उसे दिए। तो लड़ने की जिम्मेदारी हम कुछ लोगों की नहीं, लड़ने की जिम्मेदारी सबकी। तो मैं ऐसे महामानव को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्रांतिकारी सलूट करता हूँ।
जिन्होंने देश की महिलाओं के लिए, देश के अछूतों के लिए, देश के प्रत्येक वर्ग के लिए एक व्यवस्था बनाने का काम किया, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे विश्व में कहा जाता है। मेरा मानना यह है कि पूरे विश्व में आज से ना तो कभी पहले और ना आज तक उनसे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं हुआ। ऐसे महामानव को क्रांतिकारी शुरू कर अब देश का वो वर्ग जिसने सदियों से अछूतों का जीवन जिया, आज भी शायद बहुत बड़े बड़े यहाँ नाम है, अभी मैं लूंगा, अभी एसडीएम भी हमारे बने हुए हैं, डीएम भी बने हुए हैं, बहुत सारे मंत्री भी हमारे बन गए हैं, लेकिन उस अछूत समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सही मायने में समानता का क्या मतलब होता है, सही मायने में यह बताना कि राज कैसे स्थापित किया जाता है, राज को कैसे चलाया जाता है, ऐसे महामानव मान्यवर हमारे गुरु मान्यवर साहब काशीराम साहब को क्रांतिकारी शुरू पर नमन करता हूं। अब यहाँ की आयोजन कमेटी, मेरी बहनें जो भी यहाँ पर एक हिमाचल का जो कल्चर उन्होंने प्रस्तुत किया, मैं बात भी कर रहा था और देख भी पा रहा था, मैं ताली नहीं बजा पाया क्योंकि मैं दूसरी बात में लग गया था, फिर मैंने बाद में ताली बजाई कि मेरी बहनों ने बहुत अच्छा ये जो हिमाचली कल्चर मुझे दिखाया है। मैं आपको भी झुककर नमन करता हूँ कि आपने मुझे कल्चर से यहाँ के अंदर कराया और मुझे ये बताया कि भारत के कोने कोने में जब आप महाराष्ट्र जाते होंगे तो महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, लेकिन आज आप हिमाचल में हैं तो हिमाचल का ये कल्चर। तो मैं हमेशा आपको याद रखूँगा, आपका ऋणी भी रहूँगा। यहाँ की आयोजक कमेटी जिसने ये भव्य प्रोग्राम संविधान दिवस के रूप में आज कराया, और समझिए का संविधान दिवस के रूप में आज कराया है, उस पूरी कमेटी का मैं आभार करता हूँ। खास तौर से मैं आभार करता हूँ, मैं आभार उन लोगों का करता हूँ जो अन्य सामाजिक संस्थाओं से, अन्य संगठनों से या जो अन्य राजनीतिक दलों से भी ताल्लुक रखते हुए यहाँ पर आए, क्योंकि ये भीम आर्मी का मंच है, मेरा खुद का, ये मैंने खुद मंच लगाया, मैं मेहमान नहीं हूँ। कोई ये कहता है कि यहाँ विनय रतन सिंह मेहमान है, नहीं, ये मेरा खुद का मंच है, मेरे परिवार के लोगों ने मंच लगाया है। तो मैं वो जो यहाँ मेहमान आए हुए हैं वो बड़े यहाँ के क्षेत्रीय हूँ, लेकिन जो अन्य संगठनों से आए हुए हैं, अन्य राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले आए हुए हैं या किसी अन्य व्यवस्था से आए हुए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस कार्यक्रम बनाने के लिए, उनका भी आभार करता हूँ। और हमारी यहाँ की कमेटी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कमेटी, जिसने हिमाचल के साथ साथ पूरे देश में चंद महीनों के अंदर अपना डंका बुलंद किया और ये बता दिया कि नहीं, मनुवाद का गढ़ होने पर भी हिमाचल के अंदर अब अन्याय के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसमें सबसे पहला नाम किसी का आता तो हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार दलित जी, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ खड़ा किया। दूसरा बलबीर बल्ली जी का, जो यहाँ के उपाध्यक्ष है। तीसरा नाम आता है महासचिव रामलाल कुल्लवी जी का, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा नाम लेने में दिक्कत हो जाती है तो दिक्कत में आए, वो खड़े हुए उधर बहुत मजबूती से चीजों को सींच रहे हैं। शाम जो मैं जब यहाँ आया तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए, मुझे लगा, महसूस हुआ, कसम से अंदर से महसूस हुआ कि ये यूनिट, ये जो हिमाचल की जो यूनिट बनी है, ये 26वां राज्य है, भीम आर्मी का झंडा और डंडा बुलंद हो गया। हमारे सचिव साहब हैं रजमान सिंह नेगी साहब, आपका व्यवहार, उपाध्यक्ष महोदय संजय कुमार सिंधु जी, उपाध्यक्ष चौबे राम भाटिया जी, शायद हम आप ही के होटल में रुके हुए हैं, पूरी सेवा कल से चल रही है। मीडिया प्रभारी जी राजेंद्र सूर्यवंशी जी, कार्यकर्ता सदस्य काका भाटिया भाई, कार्यकारिणी सदस्य अंकित भाटिया, राज्य कार्यकारिणी वह हमारी जो जिले के पदाधिकारी हैं, मैं प्रदेश कमेटी से भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो जिले के पदाधिकारी, जिले के विधानसभा के जो जोन के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ आज इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम किया। प्रदेश कमेटी ने तो क्या किया, उनका तो फर्ज है, लेकिन जो जिला कमेटी पूरी ताकत से इस काम को कर रही है। अब आप सब लोग बैठना, अब मैं भी थोड़े से उसमें सही वे में आ जाता हूँ बात करने। देखिए, आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं, 26 नवंबर सन 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाकर पूर्ण कर दिया। हालांकि 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। सही मायने में अगर हम देखें कि हम संविधान दिवस को किस मजबूती के साथ लेकर चल रहे हैं, यह सोचने का प्रश्न।
अभी मैं घटना का जिक्र आपके सामने करूंगा। सिरमौर की घटना है। एक आरटीआई स्पेशलिस्ट थे केदार जिंदल साहब, सिरमौर में 4 साल पहले मुझे बताया गया कि 4 साल पहले उनकी हत्या की गई थी और निर्मम हत्या की गई थी। हत्या नहीं, निर्मम हत्या की गई थी। पीटा गया, काटा गया, गाड़ियों से कुचला गया, हत्या हो गई। क्योंकि हमारी जो जातियां हैं उनसे जो है ना इस प्रकृति का जो घास होता है, घास, वो भी चिढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति जो आपके लिए आवाज उठा रहा था उसकी हत्या कर दी गई। चलिए हत्या हुई, हमारे तमाम संगठन समाज के लोग सड़कों पर आए होंगे, आंदोलन हुए होंगे, जैसा होता है। उसके बाद सरकार ने भी वादा किया कि उसके परिवार के भरण पोषण के लिए हम एक नौकरी की व्यवस्था उनके परिवार में करेंगे। शायद मकान की भी बताया था आपने, मकान की व्यवस्था, 2 व्यवस्था के लिए कहा गया, सरकार ने वादा किया। मुझे ये जानकारी मिली कि इस प्रदेश की सरकार में इतना दम नहीं रहा कि उस प्रदेश सरकार के लोगों ने एक व्यक्ति की, पढ़े लिखे व्यक्ति की हत्या कर दी हो, जो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो। इस सरकार में इतना दम नहीं है कि उसके घर के भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था करे। सोच लीजिए सरकार कितनी निकम्मी और नाकारा हो। तो हमें लड़ना है, लगातार लड़ना है। अभी मेरे साथी जैसे हमारे भाई, छोटे भाई मैक्सिम जी है, बहुत अग्रेसिव है। उत्तराखंड में झंडा डंडा दोनों बुलंद है, किसी भी मामले में कोई लड़ नहीं सकता। बहुत अग्रेसिव से बहुत सारी बातें की। लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें संविधान दिया तो हमें उस संविधान की लाइन पर चल करके, अपने अधिकारों को जान करके इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करना। अगर हम उस संविधान से बाहर जाकर इस देश की व्यवस्था परिवर्तित करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हम उस व्यवस्था को गलत दिशा की ओर लेकर के मोड़ देंगे। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें देश की व्यवस्था जो परिवर्तित करनी है वो भारतीय संविधान के तहत परिवर्तित करनी है। क्योंकि मेरा जो जीवन है, ये जो बैठे इनका जीवन है, ये जो मेरी बहनें मातृशक्ति आज मुंह खोलकर बैठी हुई है, इनका जीवन ये सफल किससे हुआ है? ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ इससे। किससे हुआ है? इससे हुआ है। अब मेरा एक सवाल है, सन 2018 में दिल्ली की संसद के सामने भारतीय संविधान को जलाया जाता, कितने लोगों को जानकारी? सन 2018 में दिल्ली की गलियों में भारतीय संविधान को जलाया जाता है, उस व्यवस्था को जलाया जाता है जो व्यवस्था 5000 साल की गुलामी का खात्मा करके हम लोगों की उन्नति का कारण बनी, उस व्यवस्था को जलाया जाता है। मेरा सवाल यह है, इस देश, इस प्रदेश में रहने वाले वो तथाकथित लोग जो ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, जो ये कहते हैं कि हम इस देश की व्यवस्था बदल देंगे, जो ये कहते हैं, ये मानते हैं कि हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, वो हाथ खड़े करके ये बताएं कि कितने आपके एमपी एमएलए से आपने सवाल किया, कितने डीएम एसडीएम एसएसपी से सवाल किया कि दिल्ली की गलियों में संविधान को जलाया गया है, जिन लोगों ने संविधान जलाया है उनका क्या हुआ? हाथ खड़े करके वो व्यक्ति मुझे बताए जिसने सवाल अपने क्षेत्र के नेता से किया हो या अपने क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी से। हाथ खड़ा करके बता दीजिए। मैंने तो किया था साहब, मैंने किया था, मैं फरारी में था, एसटीएफ की टीमें पीछे थी, फिर भी मैंने विरोध किया था दिल्ली में जाकर के। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों ने किया? नहीं किया था ना, नहीं किया। अब एक बात मुझे बताइएगा, मैंने पहले कह दिया, माफी मांग लेता हूँ, निकम्मा कौन है? हम निकम्मे नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकार की बदौलत आज यहाँ खड़े हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, आर्टिकल 19 के तहत पूरा चीख चीख कर यहाँ के मंत्रियों को कोस रहे हैं। लेकिन जो चीज हमें अधिकार देती है, जब उस पर कुठाराघात होता है और हम शांत हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। क्या हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? बताइए मुझे, शर्म आनी चाहिए नहीं शर्म आनी चाहिए? अगर नहीं कही, आप कहते हैं कि नहीं आनी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि इस सभा में बैठने का कोई फायदा नहीं। अपने घर जाइए, जाकर के अपने कम से कम परिवार को धोखा न दें, परिवार लोग के बीच लाकर के बैठे, कम से कम अपने परिवार को उन्नत बना। और अगर शर्म आती है तो समझ लीजिए इस संविधान की रक्षा अम्बेडकर नहीं होगी। अगर संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो इस देश की राजनीति के मुंह में हाथ डालिए। इस देश में वो युवा पैदा कीजिए जो चीख और ताड़ मार कर ये बता सकता हो। इस देश में वो व्यवस्था पैदा कीजिए जो संविधान के तहत उन अत्याचारियों को, उन अन्यायियों को, जो हत्या बलात्कार हम लोगों करते हैं, जो संविधान जलाते हैं, जो हमारे अधिकारों को छीनते हैं, उनको जेल भेजा जा सके, ऐसे लोगों को पैदा किया। वो लोग पैदा कहां से होंगे? वो लोग पैदा सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट से नहीं हो सकते।
बायोलॉजिकल एक्सीडेंट आपने समझा होगा क्या मतलब है? एक पुरुष और स्त्री के मिलन से वो लोग पैदा नहीं हो सकते। वो लोग सिर्फ पुरुष और स्त्री के मिलन से पैदा होते हैं, तो ना जाने लाखों करोड़ अरबों इंसानों को छोड़कर जानवरों में भी जितनी प्रजातियां हैं उनसे भी बच्चे पैदा होते हैं। वो कैसे पैदा हो सकते हैं? तो वो आपकी व्यवस्था से पैदा हो सकते हैं। जो व्यवस्था आप अपने घर में लागू करेंगे वो व्यवस्था आपके बच्चों में ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। अगर आप अपने घर में बुद्ध की, पेरियार की, बाबा साहब अम्बेडकर की, साहब काशीराम साहब की विचारधारा लागू करेंगे तो आपके बच्चे भी उसी व्यवस्था को फॉलो करेंगे। और अगर आप मनुस्मृति की व्यवस्था अपने घर में लागू करेंगे तो आपके घर में भी वही व्यवस्था लागू होगी। और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ सुन लिया जाए तो कानों में शीशे, कुछ पढ़ लिया जाए तो जीभ काट ली जाए। कुछ का मतलब खुद ढूंढिएगा जाकर के, थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना पड़ेगा ना, या सारा काम हम ही ढूंढेगा कुछ का मतलब जाकर के, तो वो व्यवस्था पैदा करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इतिहास कभी भी चुप रहने वालों का नहीं लिखा जाता, घर में बैठे रहने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास किसी का लिखा अगर जाता है तो उन लोगों का इतिहास लिखा जाता है जो लड़ने की ताकत और क्षमता रखते हो, जो वाकई सवाल जवाब कर सकते हो, जो तर्क पर आधारित हो, उन लोगों का इतिहास लिखा जाता है। और मेरी खुद की सोच है, बिल्कुल सोच है। मैं फिलहाल भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष करके एक कार्यकर्ता के तौर पर कह रहा हूँ, मेरी ये सोच है कि अपने घर में एक बच्चा तो ऐसा बनाइए जो कम से कम इस भारत की सरजमी पर अपना इतिहास लिखने में कामयाब हो। बिल्कुल बनो। फिर देखिए, आज हिमाचल के लोग कुछ भी कहते हो, हम यहाँ से चाहे 500-700 किलोमीटर दूर रहते हो, लेकिन हर देश के हर कोने पर नजर रहती है कि कहां कहां मेरे परिवार के लोगों के साथ गलत हो रहा, कहां कहां मेरी बेटियों के साथ गलत हो रहा। और ये मन रोता है जब किसी के साथ गलत होता है तो 3-3 दिन नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। आक्रोश पैदा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मन ऐसा करता है कि संविधान को छोड़कर गैर संवैधानिक रास्ते पर मैं निकल जाऊं। लेकिन नहीं, संविधान मुझे रुकता और कहता है कि ये शोषण आज से नहीं है, ये शोषण आज से नहीं है। इस शोषण की व्यवस्था को अगर तोड़ना है, ये शोषण पूर्ण रूप से अगर बंद करना है, तो खड़े होकर जाइए उन तक, समझाइए अपने लोगों को, संविधान पढ़ने पर मजबूर कीजिए, उनको संविधान सिखाइए। जब संविधान वो सीख जाएंगे, इस शोषण की लड़ाई का खात्मा अपने आप होगा। ये काम भीम आर्मी के लोग पूरे देश में लगातार और रात पूरी ईमानदारी के साथ, फूले साहू पेरियार की विचारधारा के साथ, फिर कहता हूं, फूले साहू पेरियार की सैद्धांतिक विचारधारा के साथ हम लोग खड़े, बिल्कुल खड़े। देश में कोई घटना ऐसी अगर हो जाती है तो आपका एक कार्यकर्ता, समाज का एक कार्यकर्ता, जिसका नाम अभी लिया कुछ साथियों ने, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, गौर से सुनिएगा, समाज का एक कार्यकर्ता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वहां पूरी ताकत से पहुंचता है। और आज आपने भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत इतनी दी है कि वो सिर्फ अगर एक फोन करके ये कह दे कि मैं हिमाचल के शिमला, कुल्लू, मनाली कहीं भी आ रहा हूं और कोई घटना घटित होती है तो उसका जवाब मुंह तोड़ दूंगा। तो ये जो आपकी सरकार है ना, ये जो सरकार है, ये हिल जाती है, ये हिल जाती है कि नहीं, वो नहीं आना चाहता, क्योंकि वो भी खुद कहते हैं भाई मैं रावण ही ठीक हूं। कम से कम रावण जो है अपनी बहन के लिए अपने पूरे वर्चस्व का तो नुकसान कर सकता है, अपना पूरा वर्चस्व खत्म कर सकता है, लेकिन अपने सिद्धांत खत्म नहीं कर सकता। कुछ चीजें अभी जैसे यहां से मुझे बताया मुझे साथियों ने, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है ना, मैंने उसका कोई प्रभाव देखा। मैं आपको से बताऊं कि यहां से SC/ST एक्ट के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ सब यात्रा निकाली गई। अच्छा, अच्छी बात है, SC/ST एक्ट के खिलाफ तो निकालेंगे वो लोग, क्यों? वो जब गलत करते हैं, अब हम पढ़े लिखे हो गए, जाकर FIR दर्ज कराते हैं, SC/ST को जेल भेज देते हैं। लेकिन समझ ये नहीं आया कि एक तरफ तो वो लोग आरक्षण की भीख मांगते हैं कि हमें आरक्षण दो, हमें आरक्षण दो, हमें आरक्षण दो। देश के 10% लोग हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं कि हमें आरक्षण दो, और एक तरफ वो आरक्षण की सजाता निकालते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा उनका प्लान क्या। वो कहीं हमें उलझाना तो नहीं चाहता, वो कहीं हमें हमारे मूवमेंट से भटका देना तो नहीं चाहता। अब वो लोग क्या करें, पूछिएगा जाकर के हर गली चौराहे मंच पर खड़े होकर उनसे पूछिएगा कि आरक्षण चाहिए या आरक्षण का विरोध करते हो। अगर आप आरक्षण की सब यात्रा निकालते हो तो खूब निकालो, लेकिन जो 10% आरक्षण तुमने हम लोगों से छीन कर अपने ले लिया है, उस आरक्षण को छोड़ दो अगर तुम्हारे अंदर दम है
और तुम वाकई ही वीर सावरकर की औलाद हो तो उस आरक्षण को छोड़ दो और खूब वो निकालो, खूब। लेकिन अगर आरक्षण ले लिया है बाबा साहब के संविधान के तहत एक धोखेबाजी सरकार को यहाँ पर ला करके उस आरक्षण को स्थापित कर दिया है, तो ये गद्दारी क्यों? ये गद्दारी क्यों कि अब तुम लोग आरक्षण का भी विरोध कर रहे हो, आरक्षण का भी लेने के लिए लड़ते हो, कभी आरक्षण को खत्म करने के लिए लड़ते हो। तो इतिहास पर निगाह गई, जब इतिहास पर निगाह गई तो पता लगा ये तो गद्दारी पहले से है। सावरकर गद्दारी कर गया था और भी तथाकथित समय पर 1 मिनट में मुकदमे लगा देगी सरकार, मुकदमे लगा देगी केंद्र सरकार कहेगी नहीं इसको जेल में डाल दो, ने सच बोल दिया। तथाकथित आज के नेता भी जो केंद्रों में बैठे हुए हैं वो भी उस समय अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी की। तो पता लगा कि गद्दारी का गुण आज से थोड़ी है, ये तो जनजात से ला रहा है। तो ऐसे लोग जो लोग तथाकथित तौर पर आरक्षण का विरोध करते हैं, तथाकथित तौर पर SC एक्ट का विरोध करते हैं, तो उनको मैं समझा दूं, मैं बता दूं, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण कोई खैरात में दी हुई चीज नहीं है, आरक्षण कोई तुम्हारे घर की जागीर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के दलित आदिवासियों को, देश की जो वो जातियां जो मेन स्ट्रीम से हमेशा पीछे रही है, जिनका हमेशा शोषण रहा है, जो आज भी उन्नत नहीं हो पा रही है, ये आरक्षण उनके प्रतिनिधित्व को स्थापित करने के लिए, उनको समाज में खड़ा करने के लिए दिया गया है। और अगर वो लोग जिनके पुरखे राजा महाराजा रहे हो उनको भी आरक्षण की जरूरत पड़ गई है, तो जो हमें भिखारी कहते हैं अब वो क्या बन गए? वो क्या बन गए? वो भिखारी नहीं बन गए। तो मैं तो पूछता हूं उनसे, मैं कहता हूं यहाँ पे हिमाचल में, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिसको हम जनरल कहते हैं उनकी भी संख्या बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत दिन में आते हैं हम लोग हिमाचल के अंदर। मैं उनसे भी कहता हूं जो उन कौम में प्रगतिशील लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को कोई 1% समझते हैं, जो ये कहते हैं नहीं न्याय के आधार पर समाज की स्थापना होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं उनसे आइए आइए हम लोगों के खिलाफ, हम माफी चाहूंगा, आइए हम लोगों के साथ आवाज उठाइए, आरक्षण के खिलाफ नहीं, आइए जो देश में बलात्कार करते हैं उनकी अर्थियां निकालते हैं चलकर, साथ मिलते हैं उनकी अर्थियां निकालते हैं चलकर के, आइए आइए हम लोगों के साथ, जो देश के 90% वर्ग को शिक्षा के आधार पर आज भी पिछाड़ रहे हैं, आइए उनकी अर्थियां निकालते हैं। चलिए हम तैयार, बीमार भी तैयार, बाबा साहब को मानने वाले तैयार, आइए अर्थी निकालते हैं, उन लोगों की निकालते हैं जो देश को लगातार बेचे जा रहे हैं। कैसे बेचे जा रहे हैं? जब अंग्रेज आए थे कैसे आए थे जानकारी है? पहाड़ पर तो अंग्रेज बाद में चढ़े थे। ये जो हमारे तथाकथित आज के मुख्यमंत्री, तो माफी चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, अरे जो पूरा कैबिनेट बन गया जहाँ के वो लोग रहने वाले हैं, दूसरा बंगाल एक जगह जानते होंगे, वहां पर तथाकथित अंग्रेज आए थे व्यापार के लिए। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये आने वाले समय के लिए, शायद आने वाले समय में फिर से किसी भगत सिंह को पैदा होना पड़ जाए, हो सकता, बिल्कुल हो सकता। ये वहां पर आए थे व्यापार के लिए, लेकिन क्योंकि हम लोग सीधे लोग थे, जिन लोगों ने इनको वहां व्यापार करने दिया उन्हीं लोगों ने इनको राजा बना दिया। आज क्या समझते हैं? क्या रहा? रेलवे नहीं बिक रहा है, BSNL नहीं बिक रहा है, किसी संस्था का नाम तो बताइए नहीं बिक रहा है, बैंकों का क्या व्यापारीकरण नहीं हो रहा है, सारी चीजों का तो व्यापारीकरण हो गया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या देश पर पूंजीपति अंग्रेजों का राज स्थापित नहीं हो रहा है? बताइए मुझे। फिर पुनः इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है, और अगर हम नहीं सुधरे, हम नहीं समझे, तो चिंता मत कीजिए। ये 2024 के चुनाव में कह रहे चुनाव देशद्रोहियों और देशभक्तों का है। देशद्रोही कौन? देशद्रोही जो इसके तहत चलना चाहते हैं, लोकतंत्र के तहत, ये होंगे देशद्रोही। और देशभक्त कौन? देशभक्त कौन? जो देश बचाना चाहते हैं। देश कैसे बचेगा? देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से बचेगा। लेकिन वो लोग अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये फैलाना शुरू कर देंगे, जो देशभक्त होंगे वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो लोकतंत्र का बहिष्कार करेंगे, जो देशभक्त होंगे। ये होने जा रहा है, कान खोलकर सुन लीजिए, और ये होगा। और अगर हम नहीं सुधरे तो, लेकिन अगर हम सुधर गए, एक बार इकट्ठा हो गए, तो इनको वहां भेजेंगे जहां से इनके पुरखे यूरेशिया से यहाँ आकर के इन्होंने हमारी धन संपदा पर कब्जा किया, इनको वहां भेजने का काम नहीं होगा। आज प्रदेशों का प्रशासन ऐसा हो गया है जिन लोगों को न्याय करना चाहिए। भाई मैंने शिक्षा हासिल की, शिक्षा हासिल करके मैं IAS PCS बना, मैं DM कलेक्टर बना, तो मेरा क्या काम है? जो तनख्वाह मुझे मिलती है वो
जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। उसको किसी के सरकार का बाप का नेता के बाप कोई कमा कर नहीं देते। लेकिन आज हो क्या गया है कि मेरे पैसों से तनख्वाह लेने वाला वो प्रशासन जो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है जैसे व्यापारियों के बाहर जानवर को बांध दिया जाए, व्यापारी कहे कि इधर हिल तो इधर हिल जाए, दूसरे व्यापारी का इधर हिल तो उधर हिल जाए। ऐसा नहीं हो गया, ये हुआ नहीं। मतलब जब ये यात्रा स्टार्ट की तो हमारे पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेताया, कहा कि ये गैर संवैधानिक है, संविधान का विरोध है, ये संविधान में नीति है। आरक्षण अगर हमारे पास है तो अब तो 10% आरक्षण इनको भी दे दिया गया है। लेकिन हुआ क्या, सरकार के दबाव में प्रशासन ने उनको रक्षण करके आगे की ओर बढ़ाने का काम किया। कहिए आप जाइए, आप गैर संवैधानिक भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लगता नहीं है आपको कि प्रशासन बेचारा ऐसा हो गया है जो बना हुआ है एक खूंटे से गाय की तरह चुपचाप बैठा हुआ है, मालिक कहेंगे तो गाय सिर हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। वो लोग प्रशासन के जो वाकई न्याय करना चाहते हैं, कुछ लोगों से मेरी बात होती है, हिमाचल के लोगों से भी होती है, वो कहते हैं भैया आपके आने से हमारे अंदर ताकत आई। हमने पूछा कैसी, कि जब कोई गलत काम होता है और आपकी टीम आकर खड़ी हो जाती है तो हमें भी लिखने का मौका मिल जाता है, न्याय करने का मौका मिल जाता है। वो लोग कहते हैं। तो समझ लीजिए इन लोगों की चाल क्या है, ये किस दिशा की ओर हमें लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं तो मांग भी करता हूँ, बिल्कुल केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि तुम्हारे तथाकथित लोग, तुम्हारे द्वारा पाले गए गुंडे जब आरक्षण का विरोध करते हैं और उस आरक्षण को खत्म करने के कार्य करते हैं, तो मैं कहता हूं, बिल्कुल कहता हूं कि आप मंडल कमीशन की तरह रहे, काका कालेलकर की रिपोर्ट जैसे बनी थी उसकी तरह रिपोर्ट तैयार करा लीजिए पूरे देश की, पता लग जाएगा यहाँ के हिमाचल के आदिवासियों की स्थिति क्या है। 6-6 महीने वो बर्फ में रहते हैं, खाने के लिए क्या पहुंचता उनको, थोड़े से चावल, थोड़े से गेहूं, चंद कपड़े, बस। जो 1000 करोड़ का बजट बनता है उस बजट का कितना हिस्सा मेरे समाज के लिए खर्च होता है, ये पूछा जाता है उनसे। मैं तो कहता हूँ कि SC ST OBC का आरक्षण जो है उसको आप देश की 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल करके उनका रिप्रेजेंटेशन स्थापित कर दीजिए। अगर आप दलितों के देशी हैं तो, और नहीं है तो इस देश में लोकतंत्र है और इस देश में सिरों की संख्या हमारे सबसे ज्यादा है। इस देश में अंगूठे हमारे सबसे ज्यादा हैं। अगर ये अंगूठे एक बार एक जगह पड़ने शुरू हो गए तो इस देश के अंदर ये जो रिजर्वेशन का ठीका जो फोड़ा जाता है इसको 9वीं अनुसूची में खुद ही डाल देंगे, बिल्कुल डाल। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं भाई जी भाई साहब ने 9वीं अनुसूची तो कह दिया है क्या, मैं फिर कहूंगा, मैं क्यों बताऊं, सारे बताऊंगा तो आप क्या करेंगे, जाकर पढ़िएगा अगर 9वीं अनुसूची क्या है। जब समझ आ जाए कि ये 9वीं अनुसूची है तो फिर उस 9वीं अनुसूची के विषय में जाकर के क्षेत्र में बताइएगा कि हमें ये काम करने हैं, बिल्कुल करने हैं। बहुत सारे व्यवस्थाएं जो प्रदेशों में बनती हैं जो पता नहीं लग पाती, बहुत सारी व्यवस्था। आज हिमाचल प्रदेश के साथ साथ प्रत्येक प्रदेश के अंदर जो लोग सफाई का काम करते हैं, तो जिनकी तनख्वाह मुश्किल जब 5000, 4000, 6000 होती है, आज उनका कितना बड़ा शोषण पूरे देश में हो रहा है, ये सोचने का विषय है। अभी हमने उत्तराखंड में भी आंदोलन किया था माननीय प्रदेश जी के नेतृत्व में कि जो देश में सफाई कर्मचारी कम से कम उन विचारों को तो नियमित कर दीजिए, उनको तो सही से रोटी मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि सरकार मनुवादियों की सरकार है, सरकार मनुस्मृति पर आधारित कर रही है, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सफाई करने वाले लोग मजबूत हुए तो जो झाड़ू सीधी पकड़ के चला सकते हैं वो झाड़ू एक बार उल्टी भी तो करके चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते। बिल्कुल पता हम लोगों को, ताकतवर है वो नहीं करेंगे। प्रदेशों के अंदर बहुत सारी गैर सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं, पहली बात तो सरकारी नौकरियां नहीं, लेकिन जो गैर सरकारी नौकरियां निकलती हैं उनमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि गैर सरकारी नौकरियां निकली, मैं अगर वहां पर कोई भी कर्मचारी हूँ, मेरा अगर जान पहचान है तो मैं सारे अपने परिवार रिश्तेदार के लोगों को स्थापित कर देता हूँ। और वहां पर बैठे हुए कौन लोग हैं, वही तो लोग बैठे हुए किससे लड़ाई। अब हमें समझना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। इस आंदोलन को, पूरे देश के आंदोलन को हमने जोड़ दिया है। हमने हरियाणा को पंजाब से जोड़ दिया है, हमने हिमाचल को कर्नाटक से जोड़ दिया है, हमने केरल को दिल्ली से जोड़ दिया है, हमने बिहार को यूपी से जोड़ दिया है। पूरे देश का आंदोलन एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया। अब हिमाचल में कोई लड़ाई होगी, हिमाचल के लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आवाज लगानी है, रवि भाई के कान में आवाज लगानी है, मेरे
प्रदेश महासचिव के कान में आवाज लगानी है, मेरे जिला अध्यक्ष के कान में आवाज लगानी है और कहना है ये अत्याचार हुआ है, आवाज उठाइए। देखिए 2 घंटे में वो हिमाचल से आवाज उठ करके दिल्ली की गलियों में कैसे पहुंच जाती है। आप देखिए, बड़े ही संसाधन को आने में यहाँ समय लगता हो, पंजाब से आने में 5-6 घंटे गाड़ी को लग जाते हैं, लेकिन भीम आर्मी के अंदर वो स्पीड है, वो ताकत है, जब यहाँ से कोई आवाज उठेगी तो वो 2 घंटे में दिल्ली की गलियों पर दिखेगी। आप पूरी ताकत से दिखेगी, आवाज उठती हुई दिखेगी। बस शर्ते हमें सुधरना हो, हमें सुधरना होगा, बिल्कुल सुधरना होगा। और अगर हम आज भी नहीं सुधरते हैं तो चलिए मैं आपको एक व्यवस्था बताता हूँ। भीमा कोरेगांव का इतिहास कितने लोग जानते हैं? पढ़ा है भीमा कोरेगांव का इतिहास? मेरी बहनों ने शायद नहीं पढ़ा। बेटा आज जाकर के जो छोटी बहन है, बेटा उनके लिए जो बड़ी है, जो मेरी हम उम्र है, वो मेरी बहन जैसी है, जो मुझसे बड़ी है वो मेरी माता जैसी है, जाकर के नेट पर भीमा कोरेगांव का इतिहास देखिएगा। आपके समाज के 500 लोगों ने 28,000 को धूल चटाई थी, तलवार के बल पर धूल चटाई थी। 500 लोगों ने 28,000 लोगों को एक के 56 67 एक व्यक्ति के हिस्से में आते थे, लेकिन धूल चटाई। इसलिए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो भी कहा था हमारे समता सैनिक दल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कि जो हांडी गले में थी, झाड़ू गले में थी, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए 1818 में 500 लोगों ने 28,000 को धूल चटाई। 500 लोगों, वो व्यवस्था पुनः स्थापित की जा रही है, हांडी और झाड़ू वाली पुनः। अगर इस व्यवस्था को स्थापित नहीं होने देना चाहते तो खड़े हो जाइए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, संविधान की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। अब आंदोलन का बिल्कुल अगर कुल्लू से फूका जाएगा तो यहाँ से वो जितनी तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा आपको अंदाजा नहीं होगा। जब हम आंदोलन करते हैं, घोषणा करते हैं, तो यहाँ की केंद्र सरकार के खराब हो जाते हैं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने घोषणा की है, आंदोलन एक जगह नहीं होगा। जब कोई घटना घटित हो जाती है, भाई चंद्रशेखर आजाद एक ट्वीट कर देते हैं, अगर हिमाचल में कोई घटना घटी थी, चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया, तो यहाँ की प्रदेश सरकार की समझ में आ जाएगा कि हिमाचल की सरकार पूरे देश के साथ 5-7-10 देशों में बदनाम होने वाली है। इतना डर है सरकार। बस अब आप जो है ना व्यवस्था स्थापित कर दीजिए। मेरे पास आपसे एक सवाल है, चंद्रशेखर आजाद भाई को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? उनके काम को कितने लोग जानते हैं? क्या चंद्रशेखर भाई लड़ाई में कोई कमी कर रहे हैं? कोई कमी कर रहे हैं? हर बहन के लिए, भाई के लिए उठकर जाते हैं। तो क्या आप एक बार उनके लिए खड़े होकर के नहीं उठ सकते? आप एक बार उनको आवाज नहीं लगा सकते, भाई हम आपके साथ नहीं लगा सकते? कितने ऐसे लोग हैं जो चंद्रशेखर भाई से सहमत हैं और उनके साथ चलना चाहते हैं? लड़ाई हो सकती है, हो सकता हो हत्या भी हो जाए, हो सकता हो घर में चला पड़ जाए, हो सकता हो जेल काटनी पड़ जाए, उस बात को सोच कर हाथ उठाइए, दोबारा हाथ उठा के दिखाइए सब लोग। मैं जाके चंद्रशेखर भाई को कह दूं, मैंने कहा हिमाचल के कुल्लू से आपका बिगुल फूंक दिया गया है और आपकी लड़ाई में आप सब लोग साथ रहेंगे। भाई ये प्रदेश कमेटी के लोग भी हाथ उठा के बता दीजिए ना। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। अब क्योंकि आज जो है क्या मना रहे हैं हम लोग? संविधान दिवस। तो हम सब लोग जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद जो भी यहाँ के साथी होंगे वो कार्यक्रम का समापन करेंगे। संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी ताकत है। सब बहनें खड़ी हो जाइए, कोई बहन अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक संविधान की प्रस्तावना ना पढ़ जाए। सब लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि आपको जो ताकत मिली है संविधान की बदौलत मिली है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए हम आज हिमाचल प्रदेश के लोग संकल्प लेते हैं
कि भारतीय संविधान की रक्षा पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से करेंगे। जब जब संविधान पर उंगलियां उठेगी हम उसका विरोध पूरे संवैधानिक दायरे में आकर के सड़कों पर करने का काम करेंगे। जय भीम। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। आपके चेहरे पर मुझे भूख साफ दिख रही है। साथियों वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं और कुछ को आप जगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हर घर घर में टंगवा दो, हर घर घर में टंगवा दो, हर घर घर में टंगवा दो। जय भीम।